सुहानी और श्रेया दोनों पड़ोसिन और एक ही उम्र की थीं, परंतु उन दोनों के आपसी रिश्तों में वह प्रेम देखने को नहीं मिलती थी। जाने अनजाने न जाने क्यों सुहानी के दिल में श्रेया के प्रति ईर्ष्या की चिंगारी सी धधकती रहती थी। दरअसल श्रेया के माता पिता बहुत ही खुश मिजाज थे। वो दोनों श्रेया के दिल के बेहद करीब थे। श्रेया के प्रति उनका व्यवहार मित्रवत था। वह भी अपने मन के हर छोटी बड़ी मसले अपने मम्मी पापा से शेयर करती थी। ज़रूरत पड़ने पर उनसे राय भी लेती थी। श्रेया के माता पिता भी बहुत प्यार से बातों बातों में ही उसे अच्छे और बुरे की समझ और पहचान भी करना बता देते थे। सुहानी को श्रेया की खुशकिस्मती पर ईर्ष्या सी होती थी। इधर उसका परिवार इसके बिल्कुल ही विपरीत था। वह बचपन से ही अपने माता पिता की आपसी कलह और लड़ाई झगड़ा ही देखती आई थी। पहले तो उसकी मम्मी अनीता उच्च शिक्षित होते हुए भी गृहिणी का कर्तव्य निभाना पसंद करती थी। वह उच्च शिक्षित महिला होने के बावजूद अपने घर के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना चाहती थी। विवाह के कुछ दिन बाद उसने अपने पति का स्वभाव और रवैया देखा तो वह दंग रह गई। एक पढ़े लिखे उच्च पदासीन इंसान से उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसके पति अजय जी बहुत ही कटुभाषी और अभद्र व्यक्ति थे। घर संसार में उनकी रुचि ही नहीं थी। वह जल विभाग में एक उच्च पद पर कार्यरत थे। गुस्सा उनकी नाक पर धरा रहता था। हमेशा झुंझुलाए हुए रहते थे, मानो गृहस्थ जीवन की डोर उन्हें जबरन थमा दी गई हूँ। उन्हें अपनी पत्नी के प्रति सहानुभूति या प्रेम भाव ना के बराबर था। उनके लिए पत्नी केवल एक दैहिक प्यास बुझाने का जरिया मात्र थी। इससे अनीता स्वयं को बहुत आहत महसूस करती थी। शादी के बाद जब सुहानी का जन्म हुआ तब अनीता को कुछ आशा बंधी की। बच्ची को देख अजय जी के स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ ही जाएगा, परंतु इस बार भी अनीता को निराशा ही मिली। अजय के दिल में अपनी कोमल सी बेटी को देखकर भी प्यार का कोई अंकुर नहीं फूटा। उन्होंने अपने आसपास बेरुखी और बेपरवाही का एक अभेद किला सा बना रखा था। उस किले में प्रवेश करना आसान ना था। बस अपने आत्मसम्मान को बलि चढ़ाकर ही उसमें प्रवेश किया जा सकता था। यह देख अनीता ने मजबूर होकर हथियार डाल दिए। वो समझ गई कि अजय पर सुधरने की उम्मीद रखना व्यर्थ है। अनीता एक कॉलेज में नौकरी करने लगी। उसके नौकरी करने की खबर से सुहानी के मम्मी पापा के बीच के तनाव ने उग्र रूप ले लिया। अनीता भी अपनी जिद पर अड़ गई। उसने अजय से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब तक उसने बहुत सहन कर लिया, अब वह अजय की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक गुलामी नहीं करेगी। अनीता ने नन्ही सुहानी की देखभाल के लिए एक आया को नियुक्त कर लिया। माता और पिता दोनों ही ने अपनी अपनी ईगो की चलती छोटी सी सुहानी को नज़रअंदाज कर दिया। बेचारी सुहानी उन दोनों के शीत युद्ध का शिकार बनकर रह गई। मम्मी पापा का लाड दुलार क्या होता है वह महसूस ही नहीं कर पाई। अनीता के कॉलेज जाने के बाद एक आया शीला सुहानी की देखभाल करती थी। इस तरह सुहानी का बचपन शीला के रहमो करम पर गुजरने लगा। शीला एक बहुत ही चालाक किस्म की महिला थी। जब तक अनीता घर पर होती तब शीला सुहानी को बहुत प्यार से संभालती और बहुत लाड प्यार दिखाती, परंतु अनीता की अनुपस्थिति में वह एकदम कठोर बन जाती। सुहानी के सारे जरूरी काम पूरे करके वो आराम से मोबाइल से बातें करने में व्यस्त हो जाती। सुहानी यदि कुछ मांगती या पूछती तो अनसुना कर देती। इस तरह पलते पलते सुहानी बड़ी होती चली गई। अब वह स्कूल जाने लगी। अनीता ने शीला की जगह सुहानी की देखभाल के लिए एक पढ़ी लिखी लड़की रख ली, जो सुहानी को स्कूल बस में छोड़ने और लेने भी जाती। उसके यूनिफॉर्म और स्कूल से जुड़े सारे कामों को देखती, स्कूल से मिला होमवर्क करवा देती थी। बेचारी सुहानी को जो प्यार दुलार मम्मी और पापा से मिलना चाहिए था, उससे वह वंचित ही रह गई। ऐसा नहीं था कि अनीता सुहानी से प्यार नहीं करती थी। उसे सुहानी से बहुत प्यार और लगाव था, परंतु पति को सबक सिखाते सिखाते वह स्वयं नौकरी के चक्रव्यूह में ऐसी फंसी कि निकल ही नहीं पाई। अब अनीता एक दोराहे पर आकर खड़ी हुई थी। उसके पास सुहानी के लिए समय नहीं बचता था। कॉलेज के साथ घर की सारी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर थी। सुहानी बहुत सी बातें अपनी मम्मी से शेयर करने को तरसती,
पर छुट्टी के दिन थोड़ा सा समय भी मिलता तो वह काम की थकान से इतना थक जाती कि सुहानी की बातें सुनते सुनते या तो उसकी नींद लग जाती या अचानक कोई अधूरा काम याद आ जाता और उठकर चली जाती। इस तरह सुहानी की बात अधूरी ही रह जाती थी। अनीता के पास ऐसे फुर्सत के क्षण कम ही होते थे। सुहानी अब इस सब की आदी हो चुकी थी। वह मन महसूस कर रह जाती थी। मम्मी की व्यस्तता बढ़ती ही चली गई और माँ और बेटी में दूरियां बढ़ती गई। सुहानी अपने पापा के स्वभाव को बखूबी जानने लगी थी। इसीलिए उसने मम्मी और पापा दोनों पर ही कोई उम्मीद रखनी छोड़ दी थी। वह अंतर्मुखी बन गई। ऐसे माहौल में वो बड़ी होती गई। अब वह कॉलेज में पहुंच चुकी थी। घरेलू कामों के लिए एक काम वाली रख ली गई। कॉलेज से आकर सुहानी खाना गर्म करके खा लेती थी। हाँ, एक बात जो हमेशा उसके मन को सालती रहती, वो एक तो पापा की बदमिजाजी और दूसरी मम्मी का उसे समय न दे पाना उसके जीवन का सबसे बड़ा दर्द था। सुहानी ने अपनी पढ़ाई लिखाई और उसके कॉलेजों में होने वाली अनेकों गतिविधियों के बारे में मम्मी और पापा को बताना ही छोड़ दिया, क्योंकि पापा को इन सब में कोई रुचि ही नहीं थी। मम्मी के पास समय नहीं था। मम्मी कभी रात में काम से निवृत्त होकर सुहानी से उसकी पढ़ाई लिखाई या कुछ अन्य बातों के बारे में चर्चा करने लगती तो सुहानी बहुत ही उत्साहित होकर अपनी पढ़ाई लिखाई, कॉलेज और सहेलियों के किस्से की पोटली खोलने बैठ जाती। सुहानी का मन रखने के लिए थकी हुई अनीता सुनने लगती और हाँ हाँ करती रहती। कभी कभी तो सुनते सुनते नींद में ही डूब जाती थी। अक्सर ऐसा बहुत बार हो चुका था। सुहानी भी अब बड़ी हो चुकी थी। यह देख उसका मन खिन्न हो उठता। धीरे धीरे उसने मन को समझा लिया और अपनी दुनिया में सिमट कर रह गई। उसने समझा लिया था उनका घर एक ऐसा पिंजरा था जिसमें 3 अलग अलग तरह के पंछी एक साथ कैद कर लिए गए थे। तीनों आपस में नाखुश थे पर मजबूर थे। पिंजरा बंद था, उड़ नहीं सकते थे। श्रेया के परिवार में व्याप्त सुख शांति व आपसी प्यार सुहानी के मन में फांस बनकर चुभता। उसके दिल में श्रेया के प्रति ईर्ष्या की भावना ने ना चाहते हुए भी स्थान बना लिया और वह श्रेया की पड़ोसन और हम उम्र होते हुए भी उसके साथ मैत्री की डोर में ना बंध सकी। घर पहुंचते ही वह बैग से चाबियां निकाल ही रही थी कि श्रेया का रिक्शा भी आ पहुंचा। रोज की तरह श्रेया की मम्मी अपने बरामदे में खड़ी श्रेया की राह देख रही थी। यह उनकी रोज की आदत में शामिल था। बेटी को देख उसकी मम्मी का चेहरा खिल गया। श्रेया ने गेट से ही चिल्लाकर कहा, मम्मी खाना लगा दो, बहुत भूख लगी हुई है। यह देख सुनकर सुहानी खींसी हो गई और ताला खोलकर अंदर चली आई। रोज की तरह घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। कपड़े बदलकर वह रसोई घर में खाना निकालने लगी। वही रोज की तरह खाने में दाल जो ठंडी होकर जम सी गई थी, सब्जी भी मन पसंद न थी। खाना गर्म करने की इच्छा ना हुई। थोड़ा सा खाकर उठ खड़ी हुई। रोज का यही किस्सा था। माँ थकी हुई आकर जब रसोई में उसका अध खाया खाना देखती, लगती दबे स्वर में कुछ बुदबुदाने। ऐसा नहीं था कि सुहानी को खाना बनाना या गरम करके खाना नहीं आता था। जाने अनजाने वो तो माँ से खाना बनाना तो सीख ही चुकी थी, पर उसके मन में एक गहरी खिन्नता और उदासीनता स्थायी रूप से घर बना चुकी थी। उसे न खाना बनाने और न खाना खाने में कोई रुचि रह गई थी। उसकी माँ अनीता भी अब घर और नौकरी के जाल में कुछ ऐसी फंसी कि सुहानी से ही दूर होती चली गई। पिता तो पहले ही सुहानी के लिए बेगानों जैसे थे। अनीता घर और कॉलेज की जिम्मेदारी के बोझ तले इतना दब गई कि सुहानी की ओर ध्यान नहीं दे पाती। सुहानी को याद आने लगा कि जब वह कक्षा में प्रथम आती या उसे स्कूल की ओर से कोई इनाम मिलता तो वह कूदती फांदती घर आती। वो बेकरारी से शाम को मम्मी और पापा के आने की राह देखती, पर हमेशा उदासी ही हाथ लगती। मम्मी थकी हुई होती, फिर भी घर के कामों में लग जाती। पापा के पास जाने से वह बहुत डरती थी, फिर भी हिम्मत कर उत्साहित होकर अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने पहुंच ही जाती। परंतु उसके पापा अखबार में ही नजरें गड़ाए ठीक है कहकर भगा देते थे। धीरे धीरे उसने अपने मन को समझा लिया। अब वह अपना रिजल्ट, स्कूल कॉलेज में मिली सफलताओं के बारे में
घर में चर्चा ही नहीं करती थी, ना ही कोई उसे इस विषय में पूछता। मम्मी भी अब बढ़ती उम्र और काम की अधिकता के कारण बहुत थकावट महसूस करने लगी थी। कॉलेज से आकर जैसे तैसे रात का खाना बनाती और सुविधा के लिए अगले दिन की तैयारी में जुट जाती थी। मम्मी की एक अच्छी बात यह थी कि वह सुहानी को पॉकेट मनी देने में कभी कंजूसी नहीं करती थी। शायद वो बेटी को समय न दे पाने का मुआवजा इस रूप में देना चाहती थी। पापा से तो किसी चीज़ के लिए पैसे निकलवाना ऊँट के मुंह से गन्ना खींचने जैसा था। मजबूरन कभी कुछ मांगने पर 10 प्रश्न पूछते, फिर फिजूल खर्ची का ताना देते और 100 रुपये मांगी तो बड़ी कठिनाई से 10 रुपये देकर भगा देते। सुहानी ने तो उनसे पैसे मांगना ही छोड़ दिया था। सुहानी के पापा की एक खासियत यह थी कि अपने बॉस या दोस्तों के लिए पार्टियां देने के लिए दिल खोल कर खर्चा करते थे, परंतु पत्नी या बेटी पर खर्च करने पर उनके माथे पर बल पड़ जाते थे। अचानक सुहानी का ध्यान कॉलबेल की आवाज़ से भंग हुआ। वह अपने वर्तमान में लौट आई। मम्मी कॉलेज से लौट आई थी। सुहानी को याद आया कि उसे तो कल दयानंद कॉलेज जाना है। वहाँ अन्य सहपाठियों के साथ उसे भी कुछ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए चुना गया था। उसने औपचारिकतावश मम्मी को इसकी सूचना देनी थी, क्योंकि वहाँ अधिक समय लग सकता था। इसके लिए उसे कुछ तैयारी भी करनी थी। रात को डिनर पर उसने धीरे से मम्मी को इस बारे में सूचित कर दिया। पापा उनकी बातों से उदासीन खाना खाने में व्यस्त थे। वह दोनों अभी खाना खा ही रही थी कि अजय बहुत ही अशिष्टता से कुर्सी को धकेलते हुए उठ खड़े हुए और हाथ धोकर टीवी देखने में व्यस्त हो गए। अगले दिन सुबह सुहानी अपने ग्रुप के साथ दयानंद कॉलेज जा पहुंची। वहाँ छात्र छात्राओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। सुहानी अपने कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की लीडर थी। अपने कॉलेज की छात्राओं में बैठने के स्थान की पूछताछ करने के लिए वह आगे बढ़ी। उन्हें किस तंबू में बैठना है इसकी पूछताछ कर रही थी, परंतु कहीं से भी ठीक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। अचानक एक खूबसूरत सा नवयुवक, शायद वह उसी कॉलेज का था, सुहानी की परेशानी को देखकर आगे बढ़कर सामने आया। उस युवक का गौर वर्ण, लंबा कद, प्रशस्त भाल और सुहानी के कुर्ते को देखते हुए वह बोला, आप तो महादेवी कॉलेज से हैं ना? सुहानी के हामी भरने पर वह बोला, आइए मैं आप सबको आपके बैठने का स्थान बताता हूँ। उस युवक ने उन्हें उनके लिए आरक्षित उनके तंबू में ले जाकर छोड़ दिया। सही स्थान मिल जाने पर सुहानी ने उस युवक को धन्यवाद दिया। उस पर वह बोला, आप तो हमारे कॉलेज के मेहमान हैं। आप लोगों की परेशानी दूर करना हमारा कर्तव्य है। मैं 4 नंबर के तंबू में ही हूँ। कोई परेशानी हो तो मुझे बता दीजिए। सुहानी उसकी बातों से बहुत प्रभावित हो गई। उसने अपने ग्रुप में उसकी चर्चा की तो सब लड़कियां हंसने लगी और बोली कि सुहानी तू बहुत ही भोली है। जरा सोचो तो, अगर वो हमारे कॉलेज में ऐसे आते तो हम भी उनकी ऐसी ही मदद करते, या नहीं? सुहानी चुप रह गई। 3 दिन गुजर गए। युवा सांस्कृतिक महोत्सव खत्म होने को था। पुरस्कार वितरण के बाद सुहानी भी अपनी सहपाठियों के साथ लौटने को तैयार खड़ी थी। उसका दिल और दिमाग निखिल के बारे में ही सोच रहा था। उसे निखिल की हर बात भा गई थी। उसका मुस्कुराना, चाल ढाल, बातें करना सभी कुछ प्रभावशाली था। शायद जीवन में पहली बार उसे किसी युवक के पास आने, बातचीत करने का मौका मिला था, वरना उसकी ज़िंदगी तो एक बंद कमरे की तरह थी जिसमें कोई आता जाता नहीं था। उसमें कोई दरवाजे या खिड़की ना था, कोई आवाज़ भी नहीं देता, बस उदासी और अकेलेपन का अंधेरा ही छाया रहता। उम्र का तकाजा भी था, इसीलिए सुहानी के मन में सुहानी सी भावनाएं हिलोरे लेने लगी थी। पहली बार किसी ने इतना अपनापन दिखाया था। खाने के समय जब सब छात्र छात्राएं उतावले होकर खाना लेने के लिए एक दूसरे को धक्का देकर पहले खाना लेने की कोशिश करने लगे थे, मानो खाना ही खत्म हो जाएगा। सुहानी दूर खड़ी होकर यह तमाशा देख रही थी। उसकी सहेलियां भी धक्का लगाकर भीड़ में घुसकर खाना लेने आईं, पर सुहानी सभ्यतावश किनारे ही खड़ी रही। अचानक न जाने कहाँ से निखिल खाने की प्लेट लेकर सामने आ खड़ा हुआ। वो संकोच में डूब गई। निखिल हंसकर बोला, अरे हमारे कॉलेज से भूखी जाकर हमें बदनाम करवाओगी?
सुहानी ने संकोच से प्लेट तो पकड़ ली पर कुछ कह नहीं पाई। उसका चेहरा लाज से गुलाबी हो गया था। खाना खाकर वह अपनी सारी सहपाठियों से विदा लेकर अपने घर रवाना हो गई। उसने जैसे ही घर के गेट पर स्कूटी खड़ी की तो उसके पीछे से कार का हॉर्न सुनाई पड़ा। जब उसने पलट कर देखा तो उसे पीछे वाली कार में निखिल बैठा दिखाई दिया। वह एक मोहक मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हुए बोला, अरे आप यहाँ रहती हैं? यह कहते हुए वह कार से नीचे उतर आया और सुहानी के पास आकर खड़ा हो गया। सुहानी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सिर हिलाकर हामी भरी। निखिल बोला, मैं तो महावीर नगर में रहता हूँ। मेरे पापा का एक रेडीमेड गारमेंट का शोरूम है। बस मैं तो कॉलेज के बाद पापा के साथ ही बिजनेस में उनका सहयोग देने को सोच रहा हूँ। पापा अकेले इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालेंगे? निखिल अचानक बोला, अरे आप भी तो अपने बारे में कुछ बताएं। सुहानी शर्माते हुए बोली, मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। मम्मी पापा दोनों ही नौकरी करते हैं तो मेरे पास कुछ खास बताने योग्य है नहीं। यह सुनकर निखिल हंसते हंसते हुए बोला, अरे वाह, मैं भी इकलौता हूँ, हम दोनों की खूब जमेगी। यह सुनकर सुहानी शर्मा कर घर के अंदर चली गई। इस नए नए अनुभव के बाद सुहानी के मन में अनोखी सी बेचैनी करवटें लेने लगी। उसके मन में एक अनूठे से एहसास की तरंगी उठने लगी। हमेशा की तरह घर में कोई नहीं था। उसने चाय बनाई, अपने कमरे में जाकर बैठी और मन ही मन सोचने लगी कि पता नहीं आज के बाद निखिल से फिर उसकी मुलाकात होगी या नहीं। काश निखिल उसे एक बार फिर कहीं मिल जाए। इस ख्याल से ही वह बहुत रोमांचित हो उठी। किसी ने उससे कभी भी इतने प्यार और अपनेपन से बात नहीं की थी। वह स्वयं ही पुरुषों से दूर भागती थी। मम्मी पापा के आपसी संबंधों ने उसके मन की कोमल भावनाओं को झुलसा कर रख दिया था। अब तो किसी लड़के से बात करने की उसकी इच्छा ही नहीं होती। उसके घर में हर समय तू मैं होती रहती थी। वह आज की सारी बातें मम्मी से दिल खोलकर कहना चाहती थी, परंतु मम्मी तो घर और कॉलेज के कामों में इतनी व्यस्त थी कि कुछ सुनने का उनके पास समय ही कहाँ था। उसने तो मम्मी को हमेशा उदास और थका हुआ ही देखा था। बहुत ज़रूरी बातें भी वह चलते फिरते या कोई काम करते करते ही कहती और सुनती थी। ऐसे में सुहानी किससे कहे अपने दिल की बात। सब सहेलियां एक दूसरे के घर आती जाती थी, परंतु सुहानी अपने पापा के क्रोधी और रूखे स्वभाव के कारण किसी को अपने घर भी बुलाने का साहस नहीं करती थी। वह डरती थी कि कहीं पापा उसे या मम्मी को उसकी सहेलियों के सामने ही अपमानित ना कर दें। उसकी सहपाठी ने उसकी खामोशी को देखकर उसे घमंडी समझकर उसे दूरी बनाने लगी थी। सुहानी मन ही मन घुटती रहती कि वह उनकी गलतफहमी कैसे दूर करे। बस उनमें से एक कुसुम ही ऐसी थी जो उसके दिल के करीब थी। वह उसके पापा के स्वभाव से परिचित थी। एक बार उसके सामने ही सुहानी के पापा को उसने सुहानी की मम्मी को अपमानित करते देखा था। कुसुम का घर सुहानी के घर से बहुत दूर पड़ता था, इसलिए रोज़ रोज़ उसके घर जाना भी संभव नहीं था। आज सुहानी का मन बेचैन हो रहा था। वह पिछले दिनों हुई अनेक प्रतियोगिताओं में मिलने वाली सफलताओं की चर्चा किसके साथ करें, निखिल के बारे में अपनी भावनाएं किससे साझा करें, समझ नहीं पा रही थी किससे कहे अपने मन की बात। सुहानी यथावत कॉलेज जाने लगी। एक दिन अचानक कॉलेज के गेट के बाहर निकलते ही उसे निखिल दिखाई दे गया। अपनी कार के पास खड़ा था। उसे देखते ही वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर आ गया। सुहानी का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने बहुत ही कठिनाई से अपनी भावनाओं को छिपाते हुए निखिल से धीरे से पूछा, आप यहाँ कैसे? निखिल शरारत भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए बोला, बस ऐसे ही, आपको देखने की बहुत इच्छा हो रही थी, इसलिए इधर चला आया। चलिए हम दोनों कॉफ़ी पीने चलते हैं। सुहानी असमंजस में थी कि क्या जवाब दे। इतने में ही निखिल बोल उठा, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना भी क्या सोचना, चलिए ना। यह कहते हुए निखिल ने लपक कर सुहानी का हाथ पकड़ लिया और बोला,
आधे घंटे में लौट भी आएंगे, अब मान भी जाओ। निखिल के प्यार भरी जिद को सुहानी को मानना ही पड़ा। निखिल के स्पर्श करने से सुहानी के शरीर में सैकड़ों बिजलियां अचानक कौंध गई थी। वह अवाक सी मूर्ति बनी कार में बैठ गई। कॉफ़ी हट में जाकर सुहानी का संकोच धीरे धीरे कम होने लगा था। उधर निखिल बड़े उत्साह से अपने परिवार के बारे में बता रहा था। वह मंत्र मुग्ध सी उसके चेहरे की ओर देखती जा रही थी। निखिल बोला, मैं ही इतनी देर से बोलता जा रहा हूँ, आप भी कुछ बात करिए। सुहानी मन ही मन सोचने लगी कि निखिल, मैं तुम्हें अपने बारे में क्या बताऊं। मैं तो अजनबियों की एक बस्ती में रहती हूँ, जहाँ सब एक दूसरे की भावनाओं से अनजान हैं, एक दूसरे से बेगाने जीवन बिता रहे हैं। सुहानी के मन में एक गहरी सी टीस उठी। वह उठ खड़ी हुई और बोली, निखिल, अब मुझे कॉलेज लौटना है। अब निखिल को भी मजबूर होकर उठना पड़ा। कॉलेज के सामने सुहानी को उतार कर वह चला गया। जाते जाते उसने एक मोहक मुस्कान सुहानी पर डाली और तेजी से कार आगे बढ़ा ली। घर में प्रवेश करते ही वही सन्नाटा और उदासी उसे घेरने लगी। उसे बस निखिल के साथ गुजारे वह पल याद आ गए। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका शरीर उसके साथ था, परंतु उसकी जान निखिल के साथ ही चली गई। कार से उतरने के वक्त निखिल की प्यार में डूबी एक नज़र ने उस पर जादू सा कर दिया था। अपना वजूद भूलकर निखिल के रंग में रंगी जा रही थी। यह कैसा एहसास है। अचानक उसकी नज़र कमरे में लगे दर्पण पर पड़ी। रूप रंग का भरपूर खजाना होते हुए भी उसका चेहरा कितना फीका लग रहा था। वह हमेशा अपने रूप रंग की ओर उदासीन ही रही। वह अपने बारे में ही सोच रही थी कि अचानक उसे किचन से मम्मी की आवाज़ सुनाई पड़ी, यह क्या सुहानी, आज भी तुम्हारा खाना ऐसे ही पड़ा है। तुमने दूध भी फ्रिज में नहीं रखा, वह भी फट गया। तुम बहुत लापरवाह हो गई हो। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, सोचा थोड़ी चाय पीकर आराम करूंगी, पर तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। अभी मुझे खाना भी अकेले ही बनाना है। मम्मी को गुस्से में देख सुहानी ने दिल में उठते प्यारे से जज्बातों को मन में ही छिपा लिया। वह बूझे मन से किचन में चली गई। मम्मी के लिए मिल्क पाउडर से चाय बनाने लगी। चाय बना वह अपने कमरे में आ गई। वह समझ गई कि उसकी मम्मी पापा अपनी अपनी दुनिया, अपने अपने मसलों में ही व्यस्त हैं। उसके दिल की बातें समझने और सुनने के लिए उनके पास ना समय है, ना उन्हें दिलचस्पी है। एक दिन के बाद सुहानी के जीवन में एक बड़ा बदलाव आ गया। अब उसने स्वयं अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह हर छोटी बात में अपने लिए खुशियाँ तलाशती। उसने सोच लिया कि वह अब किसी को अपनी खुशियों के आड़े आने नहीं देगी। वह कोई रिमोट से चलने वाला खिलौना नहीं है। बिना किसी की परवाह किए अपनी इच्छा से अपनी ज़िंदगी जिएगी। सुहानी के जीवन में एक प्यारा सा अनोखा सा बदलाव आने लगा था। वो कॉलेज में सखियों के साथ हंसने बोलने लगी। यही नहीं, कुसुम के साथ वह अक्सर शॉपिंग करने, ब्यूटी पार्लर जाने का भी कार्यक्रम बनाती। सुहानी को कभी भी रुपये पैसे की तंगी तो महसूस नहीं हुई। उसकी मम्मी खुले दिल से उसे पॉकेट मनी देती थी। इस मामले में वो कभी कंजूसी नहीं करती थी। शायद इसके पीछे भी उनकी यही सोच रही होगी कि वह बेटी को समय तो नहीं दे पाती, इसलिए अधिक पॉकेट मनी देकर वह अपने मन में उठते अपराध बोध से उबरना चाहती थी। सुहानी अब अक्सर कुसुम के साथ बड़े उत्साह से शॉपिंग करने जाने लगी। वहाँ वह नए फैशन के बहुत से कपड़े, सैंडल और पर्स आदि खरीद लाती। दोनों मिलकर कभी चाट, कभी आइसक्रीम खाती थीं। एक दिन दोनों ने ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल करवाया। सुहानी सुंदर तो थी, परंतु अब उसका चेहरा दमकने लगा था। वह स्वयं को आईने में देखकर चकित सी रह गई।